बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। हमने ब्रेक से पहले बात की मोहन भागवत, बंगाल, ममता बनर्जी और बीजेपी। आखिर अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव के लिए संघ और भाजपा की क्या तैयारी है और क्या इस बार ममता बनर्जी को चौथी बार सीएम बनने से रोक पाएगी भाजपा? आइए करते हैं बिहार की बात। बिहार में इस बार इसी साल चुनाव होने जा रहा है और दिल्ली जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीता और जिस तरीके से अभी तक जो केंद्र की सरकार, जिसमें नीतीश जी के बहुत मूल्यवान सांसदों का योगदान है, चल रही है, उससे ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता कि बहुत चुनौती बीजेपी को वहां पर मिलने जा रही है। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो आरजेडी है, तेजस्वी, अब लालू जी तो बीच में उनकी तबीयत खराब थी तो बिल्कुल ही आउट ऑफ पॉलिटिक्स थे, हो गए थे, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत ठीक हैं। अब वो थोड़ा बहुत हिस्सा ले रहे हैं सभी चीज़ों में, गतिविधियों में। लेकिन तेजस्वी यादव हैं पार्टी के लीडर और उन्होंने अपनी पहले इम्तिहान में अपनी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना दिया था बिहार के अंदर। और थोड़ी बहुत कमी उमी रह गई होती अगर, तो मानिए कि सरकार भी लगभग उन्होंने बना ही ली होती। तो इसलिए हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन बंगाल में फेवरेबल जरूर हैं चीजें एनडीए के लिए, ऐसा इस वक्त दिखाई देता है। नीतीश कुमार जी दिल्ली आए, कल वो दिल्ली आए और वापस भी चले गए। बताया जा रहा है कि वो अपने एक पीएसओ के, जो उनकी सिक्योरिटी में तैनात थे, उनके घर में शादी थी, उसके लिए वो वहां पर आए थे, दिल्ली में आए थे, एनसीआर में आए थे और वो वापस चले गए। जबकि अखबारों में सब जगह छपा हुआ आपको मिलेगा कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, उनकी मोदी से मुलाकात हो सकती है, उनकी बीजेपी के टॉप लीडर से मुलाकात हो सकती है। कोई मुलाकात नहीं हुई, वो वापस चले गए। ऐसा ही आप याद करें दिसंबर में हुआ था, मनमोहन सिंह जी जब गुजरे थे, उनसे, उनके परिवार से मिलने के लिए वो यहाँ पर आए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तब भी ये चर्चाएं थी बहुत कि वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था। बजट में आप देखें तो बिहार का पूरा ख्याल रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भागलपुर जाना है 24 फरवरी को, तो वो भी अभी कोई बहुत दूर नहीं है। तो पहले तो ये हम लोग समझ लें कि मतलब सब कुछ जो है इस एनडीए यूनिट में बिहार के अंदर ठीक है, या कहीं कोई खटपट जैसी बात नजर आती है? आपको सुनते हैं ऐसा? नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा। सुनने को तो देखिए है क्या ना कि नीतीश जी का ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं कि चरित्र रहा है, राजनीतिक चरित्र, तो उसमें लगता है कि आज यहाँ कल वहाँ, कब पलट जाए, तो जहाँ पलट गए वहीं से कहानी नहीं शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में नीतीश जी कोई पलटने के फेर में है। बिहार में नीतीश जी की पूरी कोशिश अपने पुत्र को अब स्थापित करने की। हाँ, क्या नाम है उनका? और निशांत। और जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। लंबे समय से भाजपा एक ऊहापोह में थी कि नीतीश जी को हटाकर कैसे हम जदयू के साथ रह पाएंगे, ये पार्टी रहेगी तो कैसे रहेगी। अब अगर उनका पुत्र आएगा और उसका कोई भी किसी भी तरह का समायोजन होगा तो बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को वो नंबर 1 वाली कुर्सी, यानी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिलेगी। गठजोड़ भी आसानी से चलेगा। मान के चल रहे हैं कि नीतीश जी अपने पुत्र के लिए नंबर 1 कुर्सी पर दाव नहीं लगाएंगे, नहीं, उनको कम से कम इतना तो, जिसको कहते हैं ना कि कई बार हम मृग मरीचिका को सत्य मान लेते हैं, लेकिन एकदम से मृग मरीचिका में ही जीवन जीने लगे ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर के बाद मृग मरीचिका टूटती है। तो नीतीश जी इतना भी नहीं हो जाएंगे कि अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखें, जिसका अभी राजनीतिक कहें कि पहली पायदान भी नहीं चढ़ा है, जिसका कोई भी किसी तरह का कोई इतिहास नहीं राजनीतिक तौर पर। तो अभी तो वो ये चाहेंगे कि उनके सामने वो इस्टेब्लिश हो जाए। और ये सबसे अच्छा उनके लिए समय है कि जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, जब उनको 2020 वाले चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं बनना है, अमित शाह ने कहा नहीं, हमने कहा था हम आपको बनाएंगे, लेकिन अब 5 साल बाद पानी, जिसको कहते हैं ना कि गंगा में बहुत बह गया है और अब स्थिति वो नहीं है, तो शायद वो एक बार्गेन पॉइंट बहुत अच्छा होगा। तो मुझे बेहतर तरीके से भाजपा और जदयू आगे जाते हुए दिखते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते हुए दिखते हैं। और बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव, मतलब उनका ग्राउंड कैसा नजर आ रहा है? भाई आप कुछ भी कहिए, सबसे बड़ी पार्टी उनकी, उन्होंने बनाई है चुनावों में। देखिए, अगर 2020 का चुनाव परिणाम अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट ज़्यादा आरजेडी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें थी और उसको 75 सीटें मिली थी। लेकिन अगर आप वोट बैंक अगर देखेंगे तो 23% से ज़्यादा वोट बैंक आरजेडी को मिला था और भारतीय जनता पार्टी का 19.5% का वोट बैंक था। नीतीश कुमार का 15% के पास वोट बैंक था। तो अगर वोट बैंक की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी है उसका एक स्ट्रांग बेस है। भारतीय जनता पार्टी के इतनी तमाम महीने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी 20% के वोट बैंक को वहां पर पहुंची नहीं है। और नीतीश कुमार जो 2020 के चुनाव में बहुत मजबूत थे, आज वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अब शारीरिक रूप से भी वो कमजोर हुए, राजनीतिक रूप से भी वो कमजोर नजर आ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या वही एसेट बने रहते हैं कि जो 2020 के चुनाव में थे।
मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस समय भारतीय जनता पार्टी के कमजोर कड़ी रहने वाले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार बोल रही है कि हम नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर अगर तैयारी करती तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिलता है। लेकिन अब नीतीश कुमार, चूंकि उनके पास दोनों ऑप्शन है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लालू के साथ भी जा सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो नीतीश को रखे। और केंद्र में भी नीतीश का समर्थन है। फिलहाल मुझे लगता है कि आरजेडी को खारिज करना बहुत आसान नहीं है। उनका एक वोट बैंक है, आज वो 23 से 24% के वोट बैंक में खड़े। अब भारतीय जनता पार्टी कहां जाती है? लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करा है, लेकिन एमवार समीकरण जो उनका स्ट्रॉन्ग, आप कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू बहुत मजबूत सही है कॉम्बिनेशन के तौर पर, लेकिन आरजेडी को अभी भी हल्के में नहीं ले सकते। आरजेडी हल्के से ले नहीं सकते, लेकिन आरजेडी की समस्या यह है कि आरजेडी के साथ कोई मजबूत हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नीतीश मजबूत साझेदार इतना बड़ा हाथ है उनके पास। अब सर उसका 9% का वोट बैंक है, 19 सीटें जीतते हैं। अब वो 9% वोट बैंक बचा के रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो तेजस्वी को लड़ाई अपने दम पर लड़ना पड़ेगा। अरे मैं इसी आपसे अब बात चर्चा करना चाहता हूं। ये जो हम लोग कुंभ को लेकर के एक फिनोमेना देख रहे हैं ना, देखिए दुर्घटनाएं हुई वो अलग बात है, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो माहौल इस वक्त कुंभ को लेकर के बना हुआ है, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। कुंभ पूरा निकल गया, उसके बाद भी ऐसी रेलम रेल है, लोगों के बीच में कितना क्रेज है, और वो ज्यादातर बिहार से, यूपी से आने वाले और जगहों से पहुंचने वाले लोग हैं। खास तौर पर उसमें बिहार से आने वाले लोग हैं। बंगाल की हम बात करते हैं, बंगाल में ट्रेनें बिल्कुल चोक चल रही हैं, वहां से इतने लोग आना चाह रहे हैं। तो ये कहीं क्या रिफ्लेक्ट होगा चुनाव के अंदर? क्योंकि अभी लालू जी ने जो बयान दिया उसकी चर्चा बहुत होगी, तो मैं आपको सुना देता हूं। भाई अब ये हादसा हुआ दिल्ली के रेलवे स्टेशन वाला, तो लालू जी ने उस पर रिएक्ट किया, क्या है ये कुंभ? कुछ नहीं है, सब फर्जी, सब शब्द चले उनका, वो जब बयान सुनेंगे तो फालतू की बात, एग्जैक्टली सब फालतू है, उनका ये कहना था। और सब लोग जो है उनके ऊपर, बाकी विरोधी जो है उन पर जो है पिल पड़े। अब उनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई आप फालतू बता रहे हैं, आपके साथी लोग जो हैं अखिलेश यादव तो परिवार के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आए हैं। जीतन राम मांझी भी इस पर कुछ बोले, छोटे छोटे बयान है, सुन लीजिए। क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता जो राजनीतिक नजरबंद हैं, एक तरफ लालू प्रसाद जी कहते हैं कि फालतू का यह काम है, दूसरी तरफ उनके निकटस्थ संबंधी अखिलेश यादव बेटा के साथ स्नान करते हैं। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? एक तरफ आपके परिवार की आस्था भी है, आप तो रेल मंत्री के बेटा रहे हैं, पिता पापा से नहीं पूछे थे कि पापा आपके समय रेल दुर्घटना होती थी, कितना ज्ञान आप देते थे? इसलिए फालतू का बात कर करके कम से कम जन सेवा का यह विषय है, उसकी पीड़ा के साथ साझीदार बनिए। फालतू बात करने का अभी समय नहीं है। लेकिन बिहार से जिस तरीके से लोग उमड़ पड़ रहे हैं कुंभ में जाकर स्नान करने के लिए, कुंभ देखने के लिए, सर कोई मूड बताता है क्या? ये भी कोई इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर होता है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या का जो शिलान्यास था, कई बार हम लोग बताते हैं कि उसका क्या असर हुआ, लेकिन बिहार में बहुत जगह असर हुआ भी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी उसको उस रूप में जिस ढंग से चुनावी मुद्दा बनाना था नहीं बनाई, दूसरी दिशा में चली गई थी। इस समय अब कुंभ को उस चुनाव के समय, सर एक मिनट रोकूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, सुधांशु त्रिवेदी उसमें बोल रहे हैं, सुनते हैं। रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद
उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि यह एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सैम पित्रोदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ऑन द रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं, बोल चुका हूं तो एक बार रिमाइंड भी कर दूं। वैसे आपको पता है, भारत में एक दौर ऐसा भी था जब चीन को हमने सैनिकों को चावल प्रोवाइड किए थे। 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपने क्या चीन की सेना को रसद प्रदान की है? तो उन्होंने कहा हां, हमने थोड़ी मात्रा में की है, पर वो हजारों टन चावल था, और कहा इसलिए कि उनको बहुत जरूरत है। अभी सुधांशु त्रिवेदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको बता दूं, सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चीन से आखिर खतरा क्या है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव दुश्मन बताने का है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब सभी देश एक साथ आए और टकराव ना करें। उनसे सवाल जो हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर के पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को चीन को अब अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। उसी पर आप ये प्रतिक्रिया बीजेपी की देख रहे थे कि गलवान के शहीदों का अपमान नहीं तो क्या है ये बयान।